के बीच में है अनु कपूर और उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी शिवानी पांडे और सबीना तामंग देशमुख। तो ये है दी अन्नू कपूर, बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा और उम्र ज्यादा है लेकिन वो कामयाबी अब भी हासिल लगातार करते जा रहे हैं। प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, अभिनय तो आपने इनका देखा ही है। इसके अलावा रेडियो, टीवी, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो उन्होंने छोड़ी नहीं हो। बिल्कुल। और सपना ने, शिवानी ने एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है। हालांकि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अन्नू जी, आप भी उन्हीं में से एक है। तो अभिनय की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, किरदार का वक्त भले ही छोटा हो लेकिन हर किरदार के साथ आप ऐसा न्याय करते हैं कि जिस भी फॉर्मेट में होते हैं वो फॉर्मेट सिर्फ हिट नहीं होता बल्कि सुपर हिट हो जाता है। और आज सारे फॉर्मूले अनु जी आज हम आपसे पूछ कर रहेंगे। तो शुरुआत इसी सवाल के साथ कि संघर्ष करते करते मिसाल आप बन गए, चाय और चूरन की उस दुनिया से निकलकर आप सर्वोपरि बन गए, कैसे? नहीं जी, चाय और चूल्हे का स्टैंडर्ड चेंज हो गया होगा, इम्पैक्ट चेंज हो गया होगा, लेकिन चाय और चूल्हे का चक्कर जिंदगी में संघर्ष का प्रतीक है। और संघर्ष अन्नू कपूर का हो, नरेंद्र मोदी का हो या मुकेश अंबानी का हो, संघर्ष हमेशा, ये अस्तित्व ही संघर्ष है। संघर्ष कभी रुकता नहीं है। और लाइफ इटसेल्फ इज ए स्ट्रगल, स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है। और ये दिल को तसल्ली देने के लिए हो जाता है कि हमने ये जंग जीत ली है, अस्तित्व की लड़ाई में आगे बढ़ते चले गए। अस्तित्व की लड़ाई आज तक जो पैदा हुआ है वो कोई भी आदमी कभी जीत नहीं पाया है, क्योंकि अंतिम तो मौत है। परंतु उसके बावजूद हमको जितने भी अच्छी तरह से हम जी सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से, मुझे ऐसा लग रहा है हमको जीना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जो भी पैदा हुआ है उसको जाना है। सीधी सिंपल सी बात है। इसमें घबराने की बात नहीं है और डरने की भी बात नहीं, क्योंकि जाना तो है ही है। तो मेरी कहानी कोई ऐसी नहीं है। हाँ, बस ये था कि भोपाल में पैदा हुआ था, इतवारे के अंदर एक छोटे से मकान में पैदा हुआ था। अब हो सकता है कि कंपैरेटिवली मैं थोड़े से बड़े मकान में रहता हूं, लेकिन जीवन का स्ट्रगल अभी भी जारी है। जीवन का स्ट्रगल कभी कम नहीं होगा। और जो लोग और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं स्पेशली, वो आइकन्स हैं सोसाइटी के, वर्ल्ड के आइकन हैं। एक आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत रिच आदमी है, और मैं जो तीसरा आदमी बैठा हूं कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं ना इधर का हूं ना उधर का हूं, ना मेरी कोई औकात है ना मेरी कोई हैसियत है। तो कहने का मतलब है कि राजा हो या रंक हो, अस्तित्व का संघर्ष कभी रुकता नहीं है। आगे बोलिए आप। यहाँ पर भी आपने हम सबको एक सीख दे दी और आपका जो संघर्ष रहा है उससे हम सीखते रहते हैं। कितने लोगों को यहाँ पर पता है कि अन्नू जी का जो असली नाम है वो क्या है? कोई जानता है अन्नू जी का असली नाम? जी बताएंगे क्या है? अनिल कपूर है अन्नू जी का असली नाम। अनिल कपूर एक ही नहीं है इंडस्ट्री में, दूसरे भी है, लेकिन आज वो दी अन्नू कपूर बन गए हैं। अन्नू जी, ये नाम आपने जो बदला, इसका क्या कारण था? वो किस्सा हमें बताइए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भिखारी होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। वो जो अनिल कपूर हीरो हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में मुझसे 1 साल, 1 या 1.5 साल सीनियर हैं। और अगर सीनियर नहीं भी होते, जूनियर भी होते, लेकिन हीरो होते, तो हम में से ही किसी को जो हीरो नहीं है उसको नाम चेंज करना पड़ता है। यही समाज का नियम है। अगर तुम जो सामने लड़की बैठी हुई है, बहुत सुंदर लड़की है, हीरोइन मटेरियल है, तो ये हीरोइन मटेरियल है, बात खत्म हो गई, आइकॉनिक मटेरियल बन जाएगी। अब जो सुंदर नहीं है वो अपने भाग्य के ऊपर रोता रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं अगले जन्म में नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी मांगता है।
वो टैलेंट होनी, ब्यूटीफुल टैलेंट। अनु जी, महज 23 साल की उम्र में 70 साल के बुजुर्ग का किरदार आपने निभाया था। गाय तोंडे बॉस का ऐसा किरदार निभाया था जिसे कोई भी नहीं, हाँ जी, उसे भी कोई नहीं भूल पाया था। छोटे छोटे किरदार लेकिन छाप बिल्कुल अमिट। पर तब 23 साल में 70 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था, और अभी हालांकि अभी उस उम्र के पड़ाव में पहुंचना बहुत बाकी है, लेकिन आज 23 साल की इस फिटनेस का राज क्या है? शराब नहीं पीता हूं जी। और 38 साल तक स्मोकिंग की, और उसके बाद आज से 14 साल पहले दिल सटक गया, दिमाग सटक गया, और मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि शरीर और डॉक्टर कहे कि थम जाओ, मैंने सिगरेट छोड़ दी। और दुनिया की कोई भी चीज को मैं इसी वक्त छोड़ने को तैयार हूं अगर मेरे जज जाए कि ये मेरे शरीर को नुकसान दे। तो ये विल पावर होती है जो मैंने किया है, और कोशिश करता हूं। एक कहानी सुना दूं? कहानी सुनाना मेरा पेशा है। इसलिए नहीं कि कहानियां सुनाने में मुझे आनंद आता है, बल्कि कहानियां जब सुनाता हूं तो मेरा सेठ मुझे पैसे देता है, और जहां पैसे मिलते हैं वहां मैं काम करता हूं। मैं केवल पैसे के लिए काम करता हूं। पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है। परंतु पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घुटूंगा, और अपने देश को नहीं बेचूंगा। परंतु पैसा मेरा धर्म ईमान है। समझ में आ गया आपको? मैं पैसे के लिए काम करता हूं, इसलिए कहानी सुनाता हूं। आपके चैनल ने अभी तक कुछ दिया नहीं है, लेकिन मेरी कोई भी कहानी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। एक बार शांति निकेतन में मोहनदास करमचंद गांधी शाम के टाइम पर टहलते हुए पहुंच गए रविंद्रनाथ टैगोर की कॉटेज, और कहने लगे कि गुरुदेव, ये नाम भी मोहनदास करमचंद गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, और बदले में उन्होंने महात्मा जी कहना शुरू कर दिया था। आदान प्रदान मतलब म्यूचुअल बहुत आपस में कि आइए आप और मैं मिलकर मेरे बारे में बात करें। आप समझ रहे ना जी? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भिगो भिगो के मारनी बहुत जरूरी होती हैं। सो वो पहुंच गए, कहने आइए गुरुदेव टहलने चलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा जी मुझे थोड़ा सा 15 मिनट का थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अभी आया। और ये कहकर वो अपने कॉटेज के अंदर चले गए। 15 से 17 मिनट हो गए, 17 से 20 मिनट हो गए, 20 से 25 मिनट हो गए, और रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ पता नहीं था। तो यहां पे जो माननीय गांधी जी थे वो बहुत घबरा गए। वैसे भी बहुत ही इम्पेशेंट किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे। वो बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया, धीरज खो बैठे, और उसी अधैर्य की अवस्था में वो अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि रविंद्रनाथ कॉटेज के अंदर एक आदमकद आईने के सामने बड़े तरतीब से खड़े होकर अपने आप को निहार रहे हैं, और अपनी दाढ़ी के लंबे लंबे बालों को हाथ में कंघी ले संवार रहे हैं, केश भी अच्छे से संवार रहे हैं, बार बार अपने आप को देखते हैं, उस आदमकद आईने के अंदर निहारते हैं। अब ये गांधी के लिए बहुत बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इस उम्र में ये सब, मतलब आप इस एज के अंदर ये सजना धजना, और उन्होंने कटाक्ष किया था अपनी तरफ से कि ये 16 सिंगार कैसे कर रहे हैं। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बात कही, मेहरबान ख्वातीन हजरात, देवियों सज्जनों, वो बड़ी अनमोल है। वो बात ऐसी नहीं है कि जो आपको पीएचडी की किताबों में मिल जाएगी। ठीक है, सुनिएगा। उन्होंने कहा इस उम्र में ये सब। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाब दिया कि महात्मा जी, जब तक जवानी थी तब तक तो चलता था, जब तक जवानी थी तब तक चल जाता था, परंतु उम्र के इस दौर में मैं सामने वालों को भद्दा या असुंदर लगूं, यह बहुत बड़ी हिंसा की बात है। और इसका मर्म यह है कि आप सब
जो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, आप सब सज धज के रहिएगा, शारीरिक रूप से भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। मुझे नासिर काज़मी की गजल याद आ रही है कि नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। और हासिल गजल शेर है कि ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। बहुत खूबसूरत। तो अच्छे से सजिएगा, बहुत अच्छे से। शरीर अच्छा रहेगा तो ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि अच्छे शरीर में अच्छी आत्मा के निवास की संभावनाएं बढ़ जाती, गारंटी किसी चीज की नहीं है। इसलिए आप समझ रहे हैं, ये देखिए मैं ठीक लग रहा हूं? परफेक्ट। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैं मजाक नहीं कर, मैं ठीक लग रहा हूं? मैं ऐसा तो नहीं लग रहा 70 साल का खंडर हुआ आदमी, नहीं ना? हाँ, बस यही चाहिए। तभी आप हर किरदार में जान डाल देते हैं, क्योंकि शब्दों के साथ साथ शख्सियत का भी मजबूत होना जरूरी होता है। अनु जी, अब आप चर्चा में हैं, आपकी जो हमारे 12 फिल्म आ रही है उसको लेकर एक टीजर आया, उसके बाद से एक हलचल मचती है, तमाम रिएक्शन अजीबोगरीब सामने आने लगते हैं। किस तरीके से आपने इसको देखा, और साथ साथ आपको क्या लगता है कि बहुत चुनौती है इस तरीके की फिल्में रिलीज करना, या बहुत कम समय में लोग बहुत कुछ समझना चाहते हैं और कंक्लूजन तक, गलत कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं? हाँ, काफी विवादों में घिर गई, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जिस तरह का टीजर जनता के सामने पेश किया, तो मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि उनके धर्म के विरुद्ध जाके उनके धर्म का अपमान किया गया है। इस वजह से कोर्ट कचहरी हो गई है। फाइनली वो फिल्म सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस रेफर किया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कहा क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड से कि आप देखिए। सेंसर बोर्ड ने देखा, फाइनली माननीय 2 जजेस ने देख के निर्णय लिया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धर्म या किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो। तो ये एक है। फिल्म को बहुत लोग जान गए और बहुत विवाद हो गया, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना तो मैं फिल्म देखता हूं, ना मैं टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना समाचार पढ़ता हूं और ना न्यूज चैनल देखता हूं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे धमकियां मिली हैं तो मुझे पुलिस पे जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ी थी, जो भी ड्यू प्रोसीजर होता है इस तरह की चीजों के अंदर। बतौर अभिनेता अनुजी, आपको लगता है कि एक किरदार को निभाने के लिए अभिनेता या अभिनेत्री इतनी मेहनत करते हैं, उस किरदार में जान डालने के लिए न्याय करते हैं, लेकिन जब वो विवादों में फंसती है या फिर उन्हें भयंकर धमकियां तक मिलती हैं, क्योंकि हमने सुना आपको भी शायद धमकी मिली, और उसके बाद पिछली कुछ और भी फिल्में ऐसी आई थी जिनमें अभिनेता या अभिनेत्रियों को धमकी मिली, आपको लगता है ये दौर थोड़ा मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है, और अगर उसे सामने रखा जा रहा है तो उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं जो शायद दर्शकों को धर्म जाति से दूर समझकर देखने चाहिए कि उससे मैसेज क्या आ रहा है, संदेश क्या आ रहा है। देखिए, भारत में भारत के प्रजातंत्र को सही मायने में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस हद तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तक जाने को तैयार है। 15 अगस्त 1947 और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो कुछ हुआ है, और उसके बाद जो कुछ आपके देश में हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आपका प्रजातंत्र अभी भी शैशव अवस्था में है। योर डेमोक्रेसी और द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज स्टिल इन इन्फेंसी। इस देश के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बहुत खुजली होती है। दे ओनली टॉक अबाउट देयर राइट्स। ये मेरे अधिकार है, ये मेरे अधिकार है। लेकिन शायद इस देश का 1% व्यक्ति ने भी मेरे सामने या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी ऐसी जगह के ऊपर मैंने शायद ही या मुट्ठी भर लोगों को ये कहते सुना है कि इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, मेरी जो ड्यूटीज हैं, वो पहले आनी चाहिए, बाद में मैं अपने राइट्स की बात करूंगा। आई एम सॉरी, इन दिस केस वी इंडियंस हैव फेल्ड मिजरेबली। मिजरेबली हम फेल हुए हैं। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं अपने अधिकारों के बारे में, फिल्म वाले बहुत ज्यादा बात करते हैं अधिकारों के बारे में। ये जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा कि हमारे को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है। सेंसर बोर्ड के पास कितनी ताकत है, कितना है, जब पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगती है
तो गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि आपके नियम और कायदे उल्लेखित नहीं हैं, वेरी वेल डिफाइंड नहीं है। ये चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है, और मैं आपके जो बड़े बड़े जो आपके देश के जो भाषाविद या कानूनविद है, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं जो फिल्में भी नहीं देखता है और समाचार पत्र भी नहीं पढ़ता है, समाचार चैनल भी नहीं देखता है, ओटीटी भी नहीं देखता है, टीवी भी नहीं देखता है, और वो खुश है। आई एम हैप्पी एंड नोबडी शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन अबाउट इट इफ आई डोंट वांट। अभी एक कुछ किसी चीज से एक वो हो गया था ना कि मैंने कह दिया था कि मैं उनको जानता नहीं हूं, तो उसके ऊपर ही लोग नहीं जानते। अरे भाई नहीं जानते भाई, मैं अगर आपको नहीं जानता हूं तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं ना। Until unless if you are not familiar with the law of a particular land, आप किसी देश के कानून को ना जानकर गलती करते हैं तो अपराध हो सकता है। अदरवाइज किसी स्थान, व्यक्ति और विशेष को या किसी वस्तु को ना जानना अपराध नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे 2-3 बार लोगों ने पूछा, तो अब जब कोई पूछता है तो मैं हाथ जोड़ देता हूं, भाई मुझसे ये सवाल मत पूछो, बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि अगर मेरे मुझसे निकल गया कि मैं नहीं जानता हूं, तो आप वहां पे बड़ा कैप्शन बना देगा, अरे आप उनको नहीं जानते। अरे यार मैं नहीं जानता हूं, तुम इवान पावलोव को जानते हो क्या? अल्लाह को जानते हो क्या? भगवान को जानते हो क्या? सिमोन द बोवेल को जानते हो क्या? नहीं जानते। Do you know anything about Maximilian Robespierre? No. Do you know anything about Aristotle, Camille Desmoulins? No. Jean-Paul Sartre? No. तो मैं भी कह सकता हूं तुम भी इतने सारे लोगों को नहीं जानते हो। तो ये जानना ना जानने का खेल, जो बेकार का टाइम बर्बाद जो करना है, जिनके पास जीवन जीने के कुछ उद्देश्य नहीं होते हैं, उनका काम है। बाकी बची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। तो बोल्शेविक क्रांति के बाद जार निकोलस III का असैसिनेशन हो गया, उसकी पूरी फैमिली को बोल्शेविक्स ने, कम्युनिस्ट ने मार दिया। उसके बाद दे रियलाइज्ड, द पीपल ऑफ रशिया रियलाइज्ड कि अब हम स्वतंत्र हो गए। तो एक जो महिला थी वो सेंट पीटर्सबर्ग की सड़क के ऊपर, 20 सड़क के ऊपर चलने लगी, और ये सोचते हो कि मैं अब स्वतंत्र हूं। तो लोग, पुलिस ने कहा तू स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्रता हमेशा कुछ नियम, कायदों और बंधनों के अंदर होती है। हवा जो है वो स्वतंत्र है। तो जिस दिन हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारी ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर मदरलैंड आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन अवर राइट्स, उस दिन ये जो भारत ने जो एक गोल्डन टाइम था, आज ही मैं अपने दोस्त राजीव तिवारी जी से बोल रहा था कि इस देश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मोनार्क हुए हैं, जिन्होंने पीक पे पहुंच के, अपने पिनेकल पे पहुंच के अपने बेटे को बुलाया और कहा, आई एम हैंगिंग माई बूट्स, नाउ यू लुक आफ्टर। इतना बड़ा साम्राज्य, तो लोभ कैसे संवरण किया होगा। सल्यूट टू द ग्रेट मोनार्क चंद्रगुप्त मौर्य। ये जब तक लालच वश में नहीं करेंगे ना, आप सोचिए, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा तो शासन तो नहीं होगा, साम्राज्य तो नहीं हो सकता किसी का। तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि इनफ इज इनफ, कहीं ना कहीं थमना बहुत जरूरी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। और भारत जब तक अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कुछ नहीं हो सकता। आबादी 140 करोड़ है, समस्याएं भारतीयों की 140 करोड़ है। तालियां। नहीं, कोई बात नहीं, ताली ना भी बजा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप सीख लगातार देते जा रहे हो। आपका जो संघर्ष है उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है उससे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल उसको एज एन, और आज बहुत आप स्मार्ट लग रहे हैं, इसलिए आपकी तारीफ करना तो यहाँ बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच। आई एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट विद ऑल माई ह्यूमिलिटी एंड ग्रेशियसनेस। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू। अनु जी, अभी जैसा कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज का भी यहाँ पर जिक्र किया, ऑडियंस इस वक्त की जो अब बदलती हुई ऑडियंस है, ओटीटी की वजह से काफी चेंज आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रील्स हम देखते हैं, 30-30 सेकंड्स में हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है, एक टीजर जो 1 मिनट का शायद था, उसी से लोगों ने सीधे कंक्लूजन तक जंप करना चाहा? पूरी फिल्म भी आपने जिक्र किया इस बात का कई जगहों पर कि फिल्म भी लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन सीधे वो कंक्लूजन पर जंप कर गए कि इसके अंदर ऐसा ही कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस का जो अब मन है, वो कम समय में ज्यादा चीजें वो ग्रास्प करना चाहते हैं और उसी के थ्रू कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और ये हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल हमेशा बोला जाता है, तो क्या ये इसकी वजह से अधूरा ज्ञान है वो
समाज में इस वक्त पनप गया है रील्स वगैरह की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पढ़ना छोड़ दिया है, पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया है, और क्विकी की आदत हो गई है। क्विकी इज एन अमेरिकन टर्म फॉर ए वेरी वेरी क्विक, इफ यू इंसिडेंटली माय वाइफ इज फ्रॉम अमेरिका। मुंबई के उस घर में केवल एकमात्र मैं भारतीय हूं, बाकी मेरे सब घर में तो अमेरिकन मेरे बच्चे हैं। उनका भारत से सिर्फ इतना ही नाता है कि उनका पिता भारतीय है और कुछ नहीं है। वो शायद मेरी वजह से यहाँ टिके हुए हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। क्विकी की आदत हो गई है हमको बहुत जल्दी। और मैंने भी थोड़ा सा ये देखा, क्या बोलते हैं, क्या सोशल मीडिया से, तो मैंने 80% इज ऑल बुलशिट। जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है, उसके पीछे शोध नहीं होता है, उसके पीछे तर्क नहीं होता है, उसके पीछे कहीं रैशनल पर्सपेक्टिव या तटस्थ विश्लेषण नहीं होता है। और जब तक विश्लेषण तटस्थ नहीं होगा, सत्य कभी देर नजर ही नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, इमीडिएटली आप कंक्लूजन निकालने में आप खराब हैं। तो ये बहुत पुरानी आदत है। इस आदत को संबल मिल गया है ये सोशल मीडिया आने के बाद। तो इतना ही है, सोशल मीडिया वो चींटी भरा कबाब है जिसे खाने का मन भी करता है लेकिन चींटियों से लिपटा हुआ है। सो वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू डोंट हैव टू ट्रस्ट ब्लाइंडली एट ऑल। 80% जो है, 80% जो है, ये सब मिथ्या है, बकवास है। आप दूसरे सोर्सेस को से वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। जब तक तथ्य को 3 सोर्स से आप नहीं कर लेते, अगर आपके पास इस तरह का एटीट्यूड है, अगर नहीं है तो ठीक है, मान लीजिए। अब बात क्या होगी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, ठीक है जी, 500 करोड़ रुपए कमा लिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग। बट द कंट्री जहां होना चाहिए था वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। And I also, with all my humility and with my folded hands, I just request all of you to own the collective responsibility. सामूहिक जिम्मेदारी समझिएगा, इंडल्ज मत होइएगा गुरूर में। भारतीयों को बहुत अभिमान, घमंड होने लगा है कि उनकी संस्कृति 4000 साल पुरानी है। उससे कुछ भी नहीं होता है कि हम अभी तक खड़े रहे हैं, विदेशी हमें आए। नहीं, ये बहुत बहुत गर्व के साथ कहने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि आप अपने समाज में, अपने देश में क्या योगदान दे सकते हैं, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। छोटी चीजों में, कम से कम भोपाल की सड़कों पे पीक की थूक, पान की थूक ना फेंक के आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं मेरे शहर की सड़क को साफ रख के। इतना ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया तो है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप अपने, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, वो पढ़े, किताब पढ़े, पुस्तकें पढ़े। ये क्विकी के लिए तैयार नहीं रहे हैं। क्विकी में थोड़ी देर का मिल जाता है आनंद, लेकिन आनंद प्रोलॉन्ग्ड मिले, इसके लिए अध्ययन, मनन और चिंतन की बहुत जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका मनोरंजन कर सकती हैं। अपने शरीर का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मैंने देखा है, हमारे बच्चे लगे रहते हैं इसके ऊपर कुछ भी करने के अंदर, तो अब क्या किया जा सकता है। विज्ञान आपके लिए वरदान साबित होना चाहिए, अभिशाप साबित नहीं होना चाहिए। ओपेनहाइमर ने बनाया था, और बहुत सारे जिन लोगों ने परमाणु बम बनाया है। मेजर इटरली was in the US Air Force who dropped the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki on 9th August 1945. पागल हो गया, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था वो व्यक्ति जो उसने विभीषिका देखी थी। और मैं सच बोल रहा हूं आपसे कि ये पूरा विश्व जो है अब जिस कगार पे पहुंच चुका है, हमने देख लिया, इस विश्व ने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोड्यूस कर लिए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट प्रोड्यूस कर लिए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट प्रोड्यूस कर लिए, बड़े बड़े नेता प्रोड्यूस कर लिए, बड़े बड़े राइटर प्रोड्यूस कर लिए, सिंगर प्रोड्यूस कर लिए। लेकिन शायद ये संसार अच्छे व्यक्ति, अच्छे मनुष्य प्रोड्यूस करना भूल गया, जिसका खमियाजा हमें और हमारी नस्लों को आगे देना पड़ेगा। वी नीड गुड पीपल, वी नीड गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड।
enough of great people. We don't need great people. We don't need genius in this field, in world. We need good people. अगर बेवकूफ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी नीड गुड पीपल. इंसान का इंसान से नाता होना बहुत जरूरी है. दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी. ये नजीर अकबराबादी का है. टाइम अपने पास? जी, नजीर अकबराबादी हमारे देश भारत का पहला जनवादी कवि थे. जनवादी, जिसने आम व्यक्ति के लिए, और ये मैं आपको 350 साल पुराने, आदमी, ह्यूमन बीइंग की क्या गरिमा है. दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी. यहां आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी. पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी. दिस इज हाई टाइम वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. अनु जी, कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं. अभी मेरी सहयोगी सपना जी. जरूर वो सवाल यहाँ पर पूछेंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा सवाल है आपसे. हालांकि सवाल, क्योंकि छोटा सा एक बीच में ब्रेक हुआ था और जैसे ही मालूम चला कि आप आने वाले हैं, तो काफी सारे जो दर्शक ऑडियंस इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हमने बतौर रेडियो जॉकी भी आपको देखा है, शानदार टीवी होस्ट के तौर पर भी देखा है. अभिनय की दुनिया में तो इस वक्त आप हर किरदार के साथ वो न्याय करते हैं जो अब आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नजीर पेश करेगा. लेकिन गायकी का वो अंश उन्होंने कहा कि जरूर चाहेंगे कि वो जरूर उस अंश का आज इस सबसे बड़े मंच और सबसे सार्थक मंच के जरिए देश के करोड़ों दर्शकों तक भी जाए. आपका सबसे पसंदीदा गीत जो आपको संघर्ष की भी हर राह में नजर आता है, कामयाबी की भी हर राह में नजर आता है. और फिर हमारी सहयोगी सपना भी हमारे साथ में मौजूद है. एक दर्शक है, उनके मन में एक सवाल है आपके लिए. अब गाना गा के थोड़ा सा किचन चलने लगा, 2 पैसे मिलने लगे, तो मैंने कहा कि चलो, मैं तो IAS करना चाहता था, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया. लेकिन जो ओढ़ता हूं, बिछाता हूं, वही गीत आपको सुनाता हूं. जिस गीत में मुझे आनंद आता है, इसीलिए मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ प्रोफेशनल सिंगर. मुझे जिस गीत में मजा आया और वो मैं गुनगुना देता हूं. अब ये अलग बात है कि मैं जो गुनगुनाऊंगा उसकी आनंद की धारा में अगर आप भी बह जाएंगे तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा. ये गीत देखिएगा, वो कहते हैं ना कि जब आप खुश होते हैं तब आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, जब खुश होते हैं तब आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, परंतु दिल में जब कहीं कोई दर्द टीस उठती है तो आप लिरिक्स की तरफ ध्यान देते हैं. आप ध्यान रखना, आप लिरिक्स, कविता समझ में आती है, ठीक है. और कविता, और कुछ ऐसी कविता है कि क्या आप अच्छे हालात में हो या बुरे हालात से गुजर रहे हो, शेर इतना पावरफुल होता है कि आपके दिल को जाके लगता दिल को है, और जो दिल को जाके लगता है वो ही यहां तक पहुंचता है. सो बहरहाल मैं 2 गीत की लाइन गुनगुना रहा हूं. असल में है तो बड़ा रोमांटिक गीत, लेकिन सारे हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जाहिर है वेस्ट से इन्फ्लुएंस है. हमारी टेक्नोलॉजी, यहां तक कि हमारे अधिकांश, जब बात करेंगे तो हमारा कंटेंट भी उधर था. अब कंटेंट ओरिजिनल आ रहा है धीरे धीरे, परंतु इन सारी चीजों के बीच में, विदेशी सारी चीजों के बीच में एक चीज ऐसी रही जो विशुद्ध रूप से भारतीय थी, और वो था हमारी हिंदी फिल्म के गाने. हिंदी फिल्म के जो गाने थे वो पूरी तरह से मौलिक रहे, ओरिजिनल रहे. और उसके पीछे रीजन है, अगली बार जब बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा रीजन क्या है. क्योंकि जो श्रृंगार की जो चपलता हमारे यहां मिलती है वो दूसरे साहित्य के अंदर इस तीव्रता के साथ नहीं मिलती है. दूसरे साहित्य में आप जब देखेंगे तो वहां इरोटिका श्रृंगार हो जाती है, लेकिन हमारे यहां श्रृंगार में तो इरोटिका है, लेकिन इरोटिका में श्रृंगार हो जरूरी नहीं है. और श्रृंगार भी 2 तरह का होता है, वो अगली बार जाएंगे तभी तो. बहरहाल अभी गाना सुन लीजिए. और ये है कि गाना है तो रोमांटिक, लेकिन आप इसे चाहें तो
एक प्रेयर के रूप में, गुड विशेस के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैंने तो एक फंक्शन में पेट्रियाटिक 15 अगस्त को जब गाना गाया था तो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ और ही पड़ गया था। मैंने कहा हाथ में झंडा है और गाना देखो क्या गा रहा हूं, अब शब्द को समझना तो तुम्हें लगेगा यही रोमांटिक गाना कैसे देशभक्ति का गाना हो जाता है, यही देशभक्ति का गाना कैसे प्रार्थना और तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाता है। गाना प्रेस बोला जफर भाई। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। आखिरी बंद सुनिएगा। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत जिसकी दवा हो, बर्बाद होना, क्या बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत जिसकी दवा हो। भगत सिंह का चेहरा अपने ज़हन में ले आना, किसी अशफाकुल्लाह का चेहरा अपने ध्यान में ले आना, किसी सरदार पटेल का चेहरा ले आना, किसी राजगिर, किसी सुखदेव का, किसी चंद्रशेखर आजाद, किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा अपने जहन में लाना और फिर सुनना। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत जिसकी दवा हो, सताएगा क्या गम उससे जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी। बहुत खूबसूरत अनु जी, और अब ऑडियंस इंतजार भी कर रही है, आपसे बहुत सारे सवाल भी उनको लेने हैं। सपना, ओवर टू यू। एक सवाल मेरा है अन्नू जी आपसे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी हेमंत जी हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, फिर मैं अपना सवाल आपसे। नमस्कार अन्नू जी, मैं हेमंत कौशिक हूँ, न्यूज 18 इंडिया में काम करता हूँ। करीब 10-12 साल हो गए होंगे, रोज ऑफिस जाता हूँ तो सुबह आपका रेडियो शो सुनता हुआ जाता हूँ। पढ़ने का शौक है तो सिनेमा के बारे में पढ़ते भी हैं हम लोग, किस्से कहानियों की किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन जो रिसर्च आपके रेडियो शो में दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो हमें कहीं मिलती नहीं आसानी से। आपके पास केएल सहगल के दौर के वो किस्से भी हैं जो हमने कहीं पढ़े नहीं, आपके पास अमिताभ बच्चन के वो किस्से हैं जो हमने कभी सुने नहीं, हम कहीं उसे पढ़ नहीं सकते। आप कहां से वो किस्से लाते हैं, कैसे वो रिसर्च करते हैं और कितनी तैयारी अपने शोज के लिए करते हैं आप? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि कई सोर्सेस से मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, और आप ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ केएल सहगल और अमिताभ बच्चन और सलमान खान के नहीं, बड़े बड़े नेताओं की जन्म पत्रियां भी मेरे पास हैं पूरी तरह से, फिक्र मत करो आप।
इन सब की सारी जन्म प्रक्रिया में, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं, मुझे रिसर्च करने में अच्छा लगता है और मैं तटस्थ भाव के साथ ये काम करता हूं। अभी जैसे एक छोटा सा किस्सा मेरे पास आया, तो और हमारे राइटर है मेरी कंपनी के, वो मुझे लिख के भेजते हैं, उसको मैं ठीक करता हूं, जांचता हूं 3-4 सोर्सेस से, और अगर मेरे तर्क की कसौटी के ऊपर, मेरे अनुभवों की कसौटी के ऊपर और बिल्कुल एनालिसिस के ऊपर करेक्ट उतरता है, तभी मैं वो कहानी आपके सामने लाता हूं। शायद वो कहानी इसलिए आपके ऊपर असर छोड़ती है कि आपको मालूम है कि अन्नू कपूर बोलेगा तो सही कहानी होगी। एक कहानी अभी एक कहानी मेरे पास आई कि ये जो आज का एक सुपरस्टार हम कह सकते हैं, आज उसका असल में सरनेम शर्मा नहीं है। कहना है स्टैंड इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि बहुत देर बिल्कुल सर, 70 साल की उम्र में बहुत देर तक बैठना नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा लेटना है थोड़ा सा। मैंने कहा कि अच्छा, तो उस कहानी के अंदर यह आया कि इनका असली जो फैमिली नेम पुंज था, पुंज। तो जिनको आज आप कॉमेडी किंग के नाम से जानते हैं, उनका नाम कपिल शर्मा नहीं है, उनका नाम कपिल पुंज था। अब ये छोटी सी बात है नहीं, मैंने कहा, मैंने कपिल को मैसेज किया, उसने मुझे पलट के फोन किया, तो फिर उसने कहानी बताई पूरी कि सर मेरे इस तरह से ऐसा था और मैं कपिल ही लिखता था, और टीचर ने तब पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग जो होती है वो तब कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो गुरुजी ने पूछा आगे क्यों लिखा, कहते कि कपिल देव उस वक्त था, तो मेरे को स्कूल में कपिल देव कहने लगे। तो मेरे मामा जी की एक दिन पेटी के ऊपर शर्मा था, मेरे मामा जी वो पुंज ब्राह्मण है, ये मामा जी जो थे शर्मा ब्राह्मण थे, तो इस तरह से उनका नाम ननिहाल के नाम के ऊपर कपिल शर्मा पड़ गया। हिज एक्चुअल नेम इज कपिल कुमार पुंज। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। ही वॉज बोर्न इन अमृतसर ऑन 2 अप्रैल 1981। बड़ी सिंपल सी बात है। तो वो रिसर्च करने में आनंद आता है। लता मंगेशकर ने मुझे कहा कि ये मेरे 75 साल हो चुके हैं और मेरे ब्रदर का 80 साल जन्मदिन है, तो तुम ये शो कर दो। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं जी। अब सामने वो बैठी हुई हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं, तो अब कैसे चीज को पेश करें? कुछ तो अपनी छाप छोड़ेंगे ना, कुछ तो बताएंगे कि इस दुनिया में आया था, चला गया एक बंदा जो काम सही करके जाता था, ठीक है ना। तो मैंने रिसर्च किया। अब रिसर्च में के बाद जो तथ्य सामने निकले हैं भैया, वो आप नोट कर लेना। वो तथ्य ये है कि 28 सितंबर 1929 को, 28 सितंबर 1929, और जिसको किताबों में या विकिपीडिया में या सोशल में ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ये कोई बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। हमारे भारत का, ब्रिटिश चले गए फिर भी इंडिया तो बाकी रहा है ना भाई, रहा ना भारत रहेगा। हमारी लाख मूर्खताओं के बावजूद ये देश रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। तो भारत में, मध्य भारत का एक नगर इंदौर में पंजाबी कॉलोनी में लगभग 9:30 बजे रात से लेकर शनिवार को अश्विनी भाद्रपद में, जब इंदौर की आबादी 1,07,143 थी, 28 सितंबर 1929 की जनगणना के हिसाब से, तब पंजाबी कॉलोनी इंदौर में 28 सितंबर 1929 को 7 कन्याओं ने जन्म लिया था। 7 कन्याओं ने जन्म लिया था शनिवार के दिन, सेम टाइम, सेम स्पेस, सेम जगह के ऊपर। 7 कन्याओं में से 6 हम जानते नहीं है। 7वीं कन्या का नाम था हेमा, जिसको सारी दुनिया लता मंगेशकर के नाम से जानती है। अब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ना ये वैज्ञानिक तरीका है खोज का। आप किसी भी चीज को खोजें, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए उसको। विज्ञान का क्या मतलब है कि मैं जब तक सत्य की खोज नहीं कर लूंगा तब तक मानूंगा नहीं, जानने के बाद ही मानूंगा मैं। ये वैज्ञानिक अप्रोच है। That's it. बॉलीवुड का साइंटिस्ट कह सकते हैं, फिर आपको बॉलीवुड का एनसाइक्लोपीडिया तो आपको वैसे ही कहा जाता है। अनु जी, मैं जब मम्मी को अपनी बता रही थी कि हमारे सेशन में अन्नू जी भी आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा एक तो थैंक्स बोलना कि उनकी वजह से मैं फिर से फिल्म देखने लगी ड्रीम गर्ल।
वो फैन है आपकी उस मूवी की, और मैं वादा भी करके आई थी, उन्होंने कहा कि प्लीज वो डायलॉग बुलवाना जो उन्होंने इतनी खूबसूरती से बोला। मतलब फैन हूं मैं आपके उस पूरे किरदार की। तो आप उस किरदार का कोई एक डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ इनमें से भी सब उसके कायल होंगे, मैं भी हूँ, मेरी माताजी टीवी देख रही हैं वो भी। मैं आपकी माताजी को मेरे प्रणाम स्वीकार हूं। मुझे आई हैव रियली वो क्योंकि वो किरदार बड़ा गजब था कि अपनी बेटे से वो उसमें प्यार हो गया, और आपने बड़ा बखूबी वो उसको लड़की से, क्योंकि मैं फिल्म देखता नहीं हूं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि नहीं, लास्ट फिल्म मैंने शायद 13 साल पहले देखी थी, और एक फिल्म मेरी आई थी, उसका नाम था विक्की डोनर। विक्की डोनर आई थी फिल्म। तो मेरी पारिवारिक मित्र हैं, तब वो पोलैंड की एम्बेसडर हुआ करती थी, तो पोलैंड की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखी थी। और जिस तरह के, पोलैंड इज ए रोमन कैथोलिक, स्टॉन्च रोमन कैथोलिक कंट्री, तो वो साथ में बैठ के बड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे विक्की डोनर। हमारे देश ने उसको स्वीकार किया, परंतु उनका कंजर्वेटिव जो अप्रोच है उस वजह से। तो वो मैंने वर्जावा, मतलब वार्जा में देखी थी। अभी मुझे क्या ड्रीम गर्ल बताओ भाई क्या था? मेरी मम्मी को एक डायलॉग आपका बड़ा पसंद है। क्या? जब वो गाड़ी लेके आते हैं, लोन ले लो बेटा। जी, लोन ले लो बेटा तूने फिर से। वो गाड़ी लेकर जब आता है आयुष्मान खुराना, मुझे एक याद आ रहा है ड्रीम गर्ल 2 का, क्योंकि वो डायलॉग मैंने ही इम्प्रोवाइज किया था कि जब ये जो मेरा बेटा है खुराना, ये जब लड़की की आवाज से क्रेडिट कार्ड का जो उसका रिकवरी वाले से बात कर रहा है, और क्रेडिट कार्ड वाले को इम्प्रेस कर देता है वो, और बाप रियलाइज करता है कि इसने लड़की की आवाज, ड्रीम गर्ल 2 में लड़की की आवाज में कमाल किया, तो वो पास पहुंचता है कि बेटा तेरी आवाज हमने सुन ली, और बेटा तू अपनी इस आवाज से तो श्रीलंका तक का लोन माफ करवा सकता है। ये थैंक यू सो मच अनु Thank जी। you. और ऑडियंस में अगर कोई है जो सवाल पूछना चाहे अनु जी से? जी नमस्कार अनु जी। नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है आपसे प्रत्यक्ष मिलकर। एक आपका शो आता था अंदाज अन्नू कपूर का, उसमें आप कुछ किस्से कहानियों को गीतों के साथ संजो देते थे। तो मैं बस चाहूंगी कि आप कोई ऐसा गीत और ऐसा किस्सा हमें बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप अकेले में गुनगुनाते हो, और जो किस्सा आपके दिल को छू गया हो। गीत भी जो मैं पिछले साल एक न्यूज पब्लिकेशन है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए लिखेंगे क्या? तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने लिखा, लेकिन उन्होंने प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन जो मैंने लिखा वो तो, मैं कोई काम शिट कभी नहीं कर सकता हूं, आप समझे मेरी बात? सस्ता काम मेरे बस की बात नहीं है। तो उसमें ये किस्सा मैंने लिखा था। आपने ये पूछा है कि जो मेरे दिल के करीब है, तो इसलिए आर यू रेडी फॉर सम काइंड ऑफ सीरियस थिंग, और यू वांट मी टू नॉट ट्रेड इनटू दैट लेन? देखो क्या होता है कि एक कॉन्क्लेव हो रहा है, और पूरे दिन भर से इतना तो मैं मान सकता हूं, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। अभी आते वक्त हमारे भाई ने बताया कि कुछ है, सो मैं आप लोगों को और बोझल नहीं बनाना चाहता हूं। आई डोंट वांट, तो हंसी वसी की कुछ अच्छी मतलब हंसने हंसाने वाली बात अगर करें तो अच्छा हो जाएगा। मानसिक रूप से या इमोशनली अगर थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी सुनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा। वो पंडित केदार शर्मा की लाइफ से जुड़ा हुआ किस्सा है। इट्स वेरी वेरी सीरियस, और इस तरह का प्रेमाइज, ये पर्सपेक्टिव मैं बता नहीं सकता आपको, मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस स्टोरी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच रियलिटी ऑफ लाइफ। सो बताऊंगा आपको। अभी तो कुछ लाइटर मूड के सवाल पूछिए, कहाँ गंभीर बातें पूछने लगे आप। अनु जी, फिर हम चाहेंगे ये जरूर आप बताइएगा, क्योंकि आपने इतने किरदारों को निभाया है
कौन सा ऐसा किरदार जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, या जिस किरदार को आपने सुना तो आपको लगा कि हाँ मैं ये किरदार करना चाहता था या चाहता हूं, या फिर कोई एक ऐसा किरदार जो आपको लगा कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन शायद आप करना ना चाहते हो? क्या ये भी एक अभिनय? ये जो दूसरा आपने कहा ना, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा होता है मतलब एक हाँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारी अभिनेता की जिंदगी। चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है लाइफ में, और लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज है बॉस। एक बड़ा अच्छा मैसेज मुझे मिला था कि जीवन में अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, समझौता करना पड़े और किसी के सामने झुकना पड़े तो बुरा मत मानना, नागवार न मानना। ऐसा ना सोचना कि झुकने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर जीवन में किसी के सामने झुकना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अकड़ना नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जीवन में अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज्यादातर रोल तो वो कॉम्प्रोमाइज वाले किए हैं, लेकिन फिर भी जीवन के मोड़ के ऊपर कुछ ऐसे आ गए जब कभी अनिल चौधरी जैसे किसी व्यक्ति ने टेलीविजन के ऊपर संत कबीर का रोल दे दिया। मैंने सरदार के अंदर गांधी का रोल किया है। हाँ, या और कमाल की बात है, एक प्रियदर्शन की एक फिल्म है जिसका नाम है सजाए काला पानी, उसमें प्रियदर्शन ने मुझे वीर सावरकर का रोल दे दिया। मैं वही हूं जो एक तरफ वीर सावरकर का रोल करता है, और अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं दीनदयाल उपाध्याय का रोल करने जा रहा हूं, और उस्ताद मंजूर अली खान संजरी का भी रोल मैंने किया। कुछ है जिसको करते वक्त बजाते खुद मैं बहुत ही संजीदा किस्म का आदमी हूं, मैं बहुत गंभीर प्रवृत्ति का आदमी हूं। दैट्स फाइन, यू हैव टू टॉलरेट। कुछ संजीदा लोग होते हैं, कुछ फनी लोग होते हैं, मैं बहुत संजीदा हूं, तो मुझे संजीदा रोल करने में बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप में से कभी किसी को हमारे 12 देखने को मिल जाएगी तो आप देखेंगे, वो इट्स अ सीरियस फिल्म, इट्स नॉट अ कॉमेडी फिल्म, इट्स अ सीरियस फिल्म। एंड देन यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, जो मुझे कहना पड़ा कि दिस द स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, हु हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर द बॉयज एंड डिफरेंट एटीट्यूड फॉर द गर्ल्स। अनु जी, किस्से कहानियां सुनाने का आपको बहुत शौक है, बचपन से ये शौक था क्योंकि आपकी माता जी जो उर्दू की शिक्षिका थी वो चाहती थी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाएं। इंजीनियर शायद वो चाहती थी आप बने, आप चाहते थे आईएएस ऑफिसर बनना। मैं आईएएस, जो भी ऐसा प्रोफेशन जो समाज में रिस्पेक्टेबल माना जाए, क्योंकि मेरे पिताजी की नाटक नौटंकी की कंपनी थी तो सामाजिक प्रताड़नाएं बहुत सहनी पड़ी, इसलिए माताजी चाहती थी कि कुछ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाऊं मैं। और स्टूडेंट भी अच्छा था, एकेडमिक करियर भी ठीक था, लेकिन मैं माँ बाप मेरे गरीब थे, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मजबूरी में मुझे पिताजी की नाटक नौटंकी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी, और यहां पर इस वजह से मैं आपके सामने हूं। तो दिस इज ऑल लाइफ, नॉट अ प्रॉब्लम। जी, हमारे एक और सहयोगी हैं अमृत जी, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा एक सवाल बड़ी देर से आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी सर, आपने कहा कि आपने आखिरी मूवी 13 साल पहले देखी थी, लेकिन उम्मीद है कि आप वर्ल्ड कप जरूर देखे होंगे जब टीम इंडिया फाइनल खेली थी। सॉरी, T20 वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूं। जी, भारतीय टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता, खिताब अपने नाम किया, वो मैच आपने देखा था? you mean the cricket? Only I heard the commentary when I was shooting for Mr. Shyam Benegal's documentary, मूंगफली की डॉक्यूमेंट्री इन 1983 जून। सो मैंने रेडियो के ऊपर वो कमेंट्री सुनी थी, और अब नहीं मालूम मुझको। जो हम टोटके करते हैं बड़े घर में कि अरे रुक जाओ, लास्ट ओवर बच्चा है, आप बंद कर दो टीवी, अभी अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ी देर बाद अच्छा चलेगा, वो ऐसे टोटके कभी बचपन में किया या वहाँ जब एंटीना मेरा क्रिकेट या हॉकी देखने का टाइम था, तो मेरे टाइम पे करसन घावरी भाई, करसन जी अभी भी मेरे टच में हैं, हमारे उस टाइम के ऊपर सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, वो उसके बाद फिर कभी इस तरह से क्रिकेट से या किसी स्पोर्ट्स से जुड़ नहीं पाया मैं, बट शायद टाइम भी नहीं था मेरे पास। मुझे अध्ययन का बहुत शौक है, तो उसमें ही मेरा टाइम काफी बीत जाता है। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, आपका डायलॉग है फिल्म में जॉली एलबरी में, वो तहजीब की पुड़िया वाली, अगर वो सर आप प्लीज
सुना सके वो डायलॉग पूरा? आप ताज्जुब करोगे, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुझे डायलॉग याद नहीं है उसके। मुझे नहीं, मुझे सिर्फ एक मैं बता दूं कि वो जब पूछता है, एक इंस्पेक्टर है जो आके पूछता है कि माथुर साहब ये क्या बात हुई, तो माथुर साहब का जवाब होता है कि प्रमोद माथुर और पेप्सी अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बताते। इज दैट द डायलॉग? समथिंग वो भी, और एक वो और है कि मियाँ ये लखनऊ है, यहाँ खाने का चिकन अलग है और पहनने का। हाँ, मियाँ ये लखनऊ है, यहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। जी हाँ, जी जी, इस तरह। सहयोगी हितेश जी और एक और हमारे सहयोगी हैं, वो भी पूछना चाहते हैं। पहले हितेश जी। जी सर। सर, मैंने आपको श्याम के ऊपर गाते हुए बड़ा सुना है, सारा रारा रा, श्याम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। जी जी जी। दहिए पी गए सारा रारा रारा। सर, मैं चाहता हूं कि इस पूरी ऑडियंस को आज आप खड़ा कर दें स्टेज, मतलब आप ऐसा गाते हैं, मुझे आज भी याद है। तो सर, मैं वही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, रात श्याम सपने में आए वो भजन एक बार सुना दें। जी जी जी। पता नहीं ये कहां से शुरू हुआ, कौन से स्टेज परफॉर्मेंस से, और उसके बाद भाई ये कपिल शर्मा के शो के बाद क्या बोलते हैं, वायरल हो गया ऐसा? वायरल हो गया, जी। पता नहीं ये कितनी बार वायरल हुआ है। ये भी सोशल मीडिया का ही कमाल है। जी जी इसको है, भी- बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बार वायरल हुआ है ये। अब जाहिर है ब्रज का बहुत पुराना गाना है। एक चीज मैं आपको क्लियर करने, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण भक्त हूं या राम भक्त हूं या मोहम्मद भक्त हूं या जीसस भक्त हूं। मैं विशुद्ध रूप से एक नास्तिक आदमी हूं। धर्म से और राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं अक्सर यही बात बोलता हूं और ताकि आपने एक बात ये भी बोल, मेरा एक ही धर्म है, पैसा। हाँ नहीं, धर्म ईमान पैसा है, हाँ, लेकिन धर्म और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। बात तो क्लियर हो गई ना। धर्म और राजनीति से मैं उतना ही दूर हूं जितना हमारा देश ईमानदारी से दूर है। लेकिन परंतु सब कुछ जानने के बाद मैं मुक्त हुआ हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा नास्तिक होना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद नास्तिक हुआ हूं। मैं 14 बार कुरान शरीफ पढ़ चुका हूं, मैं 14 बार इंजील पढ़ चुका हूं, तोरा, ज़बूर, धम्मपद, वेद, उपनिषद, ये सारे के सारे चीजों को अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद मैं मुक्त हुआ हूं। ध्यान रहे, हाँ। कभी मेरे सामने आके बैठना हो, बातचीत करना हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन संभल के आइएगा आप सामने, क्योंकि फिर अरबिक में शुरू होऊंगा, फिर पर्शियन बोलूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। संस्कृत, हिंदुस्तानी अब संस्कृत भी नहीं जानते ना, पता नहीं क्या क्या है। बहरहाल ब्रज भूमि जो है, मध्य युग का जो सबसे अच्छा साहित्य लिखा गया है, कमाल की रचना मध्य युग में नजीर ने लिखी हैं, सूर ने लिखी हैं और रसखान ने लिखी हैं। ब्रज में क्या है, अब इससे मेरा नास्तिक होने का कोई मतलब नहीं है। ब्रज में क्या है कि जिसको दुनिया तामसिक समझती है वो ब्रज भूमि का प्रसाद माना जाता है, घोंटा जाता है उसको, हाँ। और घोंटने के बाद आवाहन दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर में वो घोटा, आपने एक किलो भंग घोट ली आपने, तो ऐसा नहीं है कि ये भंग प्रसाद है, ये आपके लिए तामसिक नशे की इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट नहीं है, ये प्रसाद के रूप में है। और इसको घोटने के बाद आप पड़ोसियों को आवाज देते हैं, और आवाज देने का मतलब ही कि आप आइए और प्रसाद खाइए, और बाद में जो भी आपके हिस्से में बच जाएगा वो आपका भाग्य है। और उसके बाद वो कहते हैं कि चिरौटा छाए गई मोए भैया, और बाद में भांग करके और भजन जानूंगा। तो भांग ये है पूरा ब्रज। और ब्रज का आदमी जो है पूरी तरह से वो मंत्रमुग्ध है कृष्ण के अंदर, ठीक है। और आप ताज्जुब करेंगे, गोकुल में मैं ये ड्रीम गर्ल 1 की शूटिंग कर रहा था, तो गोकुल में समाधि है शेख इब्राहिम सैयद की, जिनको हम या पूरा विश्व या भारतवर्ष रसखान के नाम से जानता है। कृष्ण भक्त थे और वो वही गोकुल के अंदर बस गए थे, और वहीं पर उनकी समाधि है। और उन्होंने अद्भुत कृष्ण के बारे में जो कविता लिखी है वो अद्भुत है, सत्य है, अद्भुत है, क्या मर्म है। बहरहाल वो आवाज लगाते हैं, आपने जगह 2 लाइनें सुना देता हूं आपको। तो वो क्या गए, ए भैया रामगढ़ वाले,
ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए भांग छाननी अन्नू कपूर के घर पे आजा। देखिएगा, तो रात शाम अब भांग छानी, बात चरौड़ा है भाई मोए। तो भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए भांग छानी अन्नू कपूर के घर पे आजा। तो रात शाम सपने में आए, अरे मरी मोरी गुइया रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। अब ये चल रहा है, यहां तक तो लोगों ने सुना था डेफिनेटली। अब मैं इसमें 350 साल पुराना, शायद उस शो के अंदर मैंने कहा अब आपको 350 साल पुराना रैप सुनाता हूं, जिसको कवित्व बोलते हैं। अब देखिए कैसे आता है, ये तो 350 इयर्स पुराना है। आपके रैप अनशन अनाप शनाप करके बिलियनर हो गए हैं, और जे गरीब हर के दासन को डर काको, और कोटि अधम तुम निस्दिन तारे अंधरा सूर सदा को। तो आप ये देखिए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। आज गई हुत भाव रही हूं, आज गई हुति भाव रही हूं, रस खानी रही कहीं नंद के भवन, आज गई हुति भाव रही हूं, रस खानी रही कहीं नंद के भवन। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौं बनाए बनाए डिटो, बाछवी को रस खान बिलोकत, बाछवी को रस खान बिलोकत, मानत काम कला निधि कोट, बाछवी को रस खान बिलोकत, आरत काम कला निधि कोट। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए सरा रा 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 रा, दहिया पी गए सरा रा 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 रा, दहिया पी गए सरा रा 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 रा। अभी इसके साथ ही मैं वाइंड अप करूंगा, ताकि ये इंडियन लोगों को नाच गाना बहुत ज्यादा आता है, भक्ति चली जाती है, समर्पण चला जाता है, और ठुमके लगाना बाकी रह जाता है। नहीं, ठुमके लगाने से काम नहीं चलेगा। जहां ठुमके लगाना है वहां सनी लियोनी बन जाओ, लेकिन जहां समर्पण दिखाना है वहां तुमको रस खान बनना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाती है। देखिए, बहरहाल रस खान को श्रद्धांजलि देते हुए, रस खान कृष्ण भक्त थे, और मैं ये जो स्टेट ऑफ माइंड है किसी व्यक्ति का, ये कैफियत है, ये जो भाव है, मैं इस भाव को सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं। वो कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारण, कि अगर अगला जन्म हो, नेक्स्ट बर्थ हो, और उस बर्थ में अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य योनि में आऊं, लिसन केयरफुली, अगर अगला जन्म हो और मैं मनुष्य योनि में आऊं, तो मानस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। अगर मनुष्य योनि में, तो मुझे गोकुल गांव के ग्वाल बालों में पैदा कर रहा हूं। मानस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु में जाना। और अगर मुझे पशु पैदा करना, तो नंद बाबा की गायों में पैदा करना मुझे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिर को, अगर पत्थर बनाना मुझे अगले जन्म में, पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो का छत्र पुरंदर धारा, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। और जो खग हो, अगर स्पैरो बनाना, चिड़िया बनाना, छोटी सी गौरैया, जो खग हो तो बस कहा बस मेरो, जो खग हो तो बसेरा करो मिली कालिंद कूल कदम की डारना। दिस इज अमेजिंग, बिलीव यू मी। Couple of years back, in Fort Lauderdale, which is a city in Florida, southern part of America,
शायद 15 इंडियन बैठे थे, 450 गोरे अमेरिकी बैठे थे. And believe you me, I was at my best because I wanted to share what was great written in this country, in India. The poetry, the feelings, the perception of people. And you won't believe, those white men, women and children, they were in tears. They were not Krishna Bhakt. And I told them that I'm an atheist. Our country can be great if we take the collective responsibility for the welfare of this country. When you step out, remember, nobody is bothered whether you are Bengali or whether you're Punjabi or you're Marathi. In the streets of Manhattan, they will ask you, where are you from? And you have to say, I'm from India. I'm from India. And that's my land. That's my motherland. We have stopped being Indians. We have to be Indian and bring glory to the motherland. Thank you very much for listening to me. And God bless you. And Jai Hind, Vande Mataram. धन्यवाद ही कहने जा रही हूँ ब्रज भाषा में, जो आपने रसखान इतना बढ़िया सुनाया, आपने इतना अच्छे से बताया. अगर ब्रज की गोपी होती, आप अगर इसको बुरा ना माने, मैं ब्रज की ठेठ भाषा में अगर इसको कहूं, ब्रज की गोपी होती उस दौर की, तो कहती लाला तूने गायो बड़ो अच्छो, नी को गाया तू, यही बोलती ब्रज की भाषा में. रेणु जी, जो ये आपके आंसू है वो सच में ये भाव के आंसू हैं, और हमारा ये मंच यकीनन आज सबसे बड़ा मंच और सबसे सार्थक जो ये बातचीत रही है, क्योंकि एक भाव जो है वो कहते हैं जब निकलते हैं तो दिल से निकलते हैं, और कई बार दिल में कहिए वो भारीपन या फिर वो गंभीरता या वो भाव होते हैं जो आंसू के जरिए सामने आते हैं. एक बहुत बेहतरीन वक्त यहाँ पर रहा, और दर्शकों की भी आपने हर वो डिमांड यहाँ पर पूरी की, और शायद इसी को कहता है एक अभिनेता जो न सिर्फ बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर किसी तरह का भेदभाव करता है, बल्कि वो समझता है कि जो दर्शक चाहता है या जो उसका दिल चाहता है वो उसे पर्दे पर उतारता है. और हर किरदार आपने बखूबी निभाया है, न्याय के साथ निभाया, और इस मंच को भी आपने उसी न्याय के साथ सार्थक किया. एक बार फिर से चाहूंगी दिल से उसी भाव से जोरदार तालियां अपने हर किरदार के साथ न्याय करने वाले अन्नू जी के लिए. एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है यहाँ पर अन्नू जी के लिए. तमाम बातें आप जो करते हैं, आप जब बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला चाहता है केवल आपको सुनते रहें, केवल आपको सुनते रहें, आपसे सीखते रहें, आपसे समझते रहें. आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान है अन्नू जी, और ये जो सीख आपने दी है हम सब अपने जहन में रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए. बहुत धन्यवाद अन्नू जी. इतनी देर आपने हमें समय दिया, बस 2 मिनट अगर आप समय और दे दें हमको, ये हाथ जोड़कर विनम्र आपसे निवेदन है, क्योंकि 2 मिनट और आप हमें सह रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जो पूरा देश इस वक्त देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क, न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए आपको देख रहा है. हमारे न्यूज 18 इंडिया के और हिंदी डिजिटल के एडिटर मैं ज्योति कमल जी से अनुरोध करूंगी वो स्टेज पर आए और शॉल पहनाकर इतने बड़े अभिनेता जिन्होंने हमें किस्से, कहानियां, गाने और न जाने क्या क्या अपने अंदर छुपा हुआ आज इस मंच से दिखाया. बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका. तालियां जोरदार.